गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, कौन नहीं करेंगे, इसके लिए कैसे कंडीशंस देखा जाए, किस तरह से जज किया जाए। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के तहत आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में और सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की चर्चा करेंगे। सिस ट्रांस के बारे में कन्फर्मेशन में भी थोड़ा आइडिया हमने दिया था। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के दौरान भी बात चली थी। हम लोग शुरू करने वाले हैं सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है बच्चे, एक बार रिकॉल करा देते हैं सिस मतलब क्या होता है। एक मिनट, सिस मतलब क्या होता है याद है? सिस का मतलब इफ एट लीस्ट one pair of same groups are on same side। याद करो, बताया था मैंने, कम से कम सेम ग्रुप्स का एक पेयर सेम साइड में हो, उसको बोलते हैं सिस। ट्रांस ये क्या होता है बच्चे? इफ एट लीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। यही बताया था ना। आज फिर कहानी यहीं से शुरू होगी। अब एक छोटा सा प्रश्न से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3 ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ ये। ठीक है बच्चों, अब ये सिस है या ट्रांस देखने वाली बात है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ऐसे तो बहुत बच्चे को दिख ही रहा होगा। देखो ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन में मैंने बार बार बोला है आपको Y बनाना है, Y। तो अब एक बात बताओ, एक बॉन्ड इधर है, दूसरा बॉन्ड इधर है, Y बनाने की हमेशा ये ध्यान रखना है, एक इधर दूसरा इधर, तो तीसरा किधर होगा? इधर होगा, ऐसे। ये कौन है? H। यहां पर इस कार्बन पर देखें, एक इधर है दूसरा इधर है, तो तीसरा किधर होगा? इधर। अगर पूरा लिख के नहीं दिया है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए आप बच्चे, चलिए मान लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए सिस है या ट्रांस? तो सिंपल है सर, पहले देख लेते हैं क्या ये GI शो करेगा। थोड़ा आगे डाल लेते हैं। हाँ सर, डबल बॉन्ड है, कितनी बार बता चुके, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इस टर्मिनल पर ये दोनों अलग है, इस टर्मिनल पर ये दोनों अलग है, और एक डबल बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों वैलेंसीज और ये दोनों वैलेंसीज एक प्लेन में, तीनों रूल पास है, GI शो करेगा। अब GI शो करेगा तो देखिए इस कार्बन पर मिथाइल और इस कार्बन पर मिथाइल, मिथाइल मिथाइल का जो जोड़ा है वो एक साइड में, डबल बॉन्ड के एक साइड में,
एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सेम ग्रुप्स का एक पेयर कम से कम एक साइड हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, सिस। तो ये क्या हो गया बच्चों, सिस हो गया। ठीक है, दूसरा समझिएगा, जरा समझिए, बात को समझिए। सी डबल बॉन्ड सी, और अगर ऐसे लिखा हुआ हो, क्वेश्चन ये, अब ये सिस है या ट्रांस, हमें अगर देखना है क्या करोगे, पहले वाई बनाओ, पहले लिखने की आदत डालो। यहां वाई तो 1 2 और यहां हाइड्रोजन, अरे 120 डिग्री पे बनाओगे ना इस तरह से, 1 2 और ये हाइड्रोजन। अब बताओ क्या हुआ, दोनों मिथाइल अपोजिट साइड हो गए। तो अगर सेम ग्रुप्स का कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड है तो क्या होता है, ट्रांस। अब कोई बच्चा कह रहा है कि इसकी आवश्यकता क्या है सर, क्यों आप ये सिस ट्रांस पढ़ाते हो। देखो यार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे क्यों जरूरत पड़ी। अब देखो, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे, नॉमेनक्लेचर के जमाने में आ जाओ जरा, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो ये दोनों कंपाउंड का नाम क्या था, सेम था। क्या लिखते थे बताओ सर, 4 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड दूसरे तीसरे पे, तो इसको लिखते थे हम लोग ब्यूट टू इन, यही लिखते थे ना। और इसको क्या लिखते थे, 4 1 2 3 4 कार्बन दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसको भी लिखते थे हम लोग ब्यूट टू इन। तो सर ये भी ब्यूट टू इन, ये भी ब्यूट टू इन, लेकिन पाया गया कि इन दोनों के गुणों में अंतर है, गुणों में अंतर है, प्रॉपर्टीज में अंतर है। इसका मतलब ये 2 अलग अलग कंपाउंड हुए। तो 2 अलग अलग चीज, क्यों, क्योंकि उनके गुण अलग हैं, इसलिए 2 अलग अलग कंपाउंड हुए और उनका नाम सेम हो जाए, क्या ये जस्टिफाइड है। तो अगर ब्यूट टू इन दोनों है तो उसमें भी अब हम लोग अंतर करेंगे, ये सिस ब्यूट टू इन है और ये ट्रांस ब्यूट टू इन है। क्या आपको समझ में आ रहा है सिस ट्रांस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अब कुछ किताबों में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, तो नॉमेनक्लेचर के दौरान ही आपको सिस ट्रांस मिल जाता है, पर अब क्रमशः ही किसी चीज को सीखा जा सकता है ना, एक ही साथ सारे तो नहीं सीखे जा सकते। नॉमेनक्लेचर में हमने सिस ट्रांस की कोई चर्चा नहीं करी, ये दोनों कंपाउंड का उस टाइम तक नाम सेम था, लेकिन अब तो ये अलग है, दिख रहा है क्या अंतर है। तो क्यों जरूरत पड़ी ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा तुम बताओ, अगर मैं एक सवाल ऐसा लूं, ये क्या ये सिस है या ये ट्रांस है, क्या है सिस ट्रांस क्या है। देखें, सिस है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सिस होगा, कुछ सोच रहे हैं ट्रांस होगा, क्या है भाई। देखो ऐसा है, तुम गलती कर रहे हो, तुम बेसिक चीज को भूल रहे हो। मैंने बोला आपको पहले वाई बनाओ, तो सर यहां एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है। और फिर यहां भी वाई बनाओ, तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये हो गया। अरे मैंने लिख के दिखाया था, नहीं लिखा था, इस कार्बन पर, इस कॉर्नर पर तो दोनों हाइड्रोजन ही हो गए ना। तो अब कोई बच्चा बोलेगा ये जीआई ही शो नहीं करेगा, कोई बच्चा बोलेगा सर देखिए हाइड्रोजन के साइड में हाइड्रोजन है, सिस हो गया। तो कोई बोलेगा अरे कैसे सिस, हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में भी तो हाइड्रोजन है, तो ट्रांस हो गया। भाई मेरे, ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीआई ही शो नहीं करेगा। तो मैं सिस लिख के काट रहा हूं, ट्रांस लिख के काट रहा हूं, और ये जीआई शो नहीं करेगा। काफी सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, पर एक बार आप जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे पहले। ठीक है बच्चों, मिटाया जाए। चलिए, तो सिस ट्रांस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। चलिए, तो हम आपको पता करने के लिए कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, ऐसी बातें कुछ करने के लिए आपको एकदम छोटे छोटे सिंपल कुछ सवाल देते हैं, ठीक है। आप उन सवालों को एक बार, ज़्यादा टाइम नहीं, 1-1.5 मिनट का टाइम देंगे, पता ही तो करना है कौन सिस कौन ट्रांस।
आप करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलो दोस्तों, ठीक है, एक बार फटाफट ट्राई करिए जरा, कौन क्या है। करिए, 1 मिनट का समय है। कौन सिस है, कौन ट्रांस है, क्या नहीं है, आपको बताना है।
चलो शुरू किया जाए, लेट अस स्टार्ट। भाई ऐसा है, ये सिस है कि ट्रांस? सर क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग होता है सर। अरे भाई आपको और भी तो दो बॉन्ड देखने होंगे, sp2 है, एक ये दूसरा ये, तीसरा ये हाइड्रोजन सॉरी तीसरा ये हाइड्रोजन इधर होगा, ठीक है बच्चों, और एक दो ये हाइड्रोजन इधर होगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन वाला पेयर नहीं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला पेयर तो अपोजिट साइड में है ना, तो उसके कारण से क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 3 मेंबर का साइकिल है, मैं कई बार दिखा चुका हूं, 3 मेंबर का साइक्लोप्रोपेन, उस पर एक बॉन्ड ऊपर होता है और एक बॉन्ड, एक हर कॉर्नर पर एक बॉन्ड ऊपर होता है और एक नीचे होता है। जो ऊपर होता है, उस प्लेन के जो ऊपर होता है वो क्या है, वेज, और जो डैश जो होता है वो नीचे की ओर होता है। तो पहली बात यहां आते हैं, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इस कॉर्नर पर मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, जो नहीं लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन है, तो मिथाइल वेज पे है और यहां मिथाइल डैश पे है, यानी कि ये अप है और ये डाउन है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सर सिस क्या होता, सिस कैसे होता, ये दोनों मिथाइल, ये मिथाइल वेज पे है और ये मिथाइल डैश पे। अगर हम बात करें सिस की बात, ये होता सिस, ये भी मिथाइल वेज पे और ये भी मिथाइल वेज पे, क्या हो जाता है ये सिस, ये मिथाइल वेज पे और ये मिथाइल डैश पे, ये क्या है, ट्रांस। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो बताओ सारे बच्चे, ये सिस है या ट्रांस? सर ये तो वेज पे मिथाइल है और मिथाइल डैश पे है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। बोलो, नहीं गलत है, ये ट्रांस नहीं। इनफैक्ट आप धोखा खा गए, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत है। यह भी तो पकड़ में आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन गलत है? आप बेटा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, तभी बात बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये कार्बन क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके तरह से sp3 नहीं है। तो जब sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि तीनों जो बॉन्ड हैं वो एक प्लेन में होने चाहिए। अब देखो तुम समझदार बनो, जैसे ये जो सिंपल लाइन से दिखाया है, ये मान लो बोर्ड का प्लेन है, ये वाला बॉन्ड यहां पर इस कॉर्नर पर, यहां से दिखा रहा हूं मैं, इधर जो बॉन्ड गया ये वाला, ये इस बोर्ड पर है, ये वाला इस बोर्ड पर है, और ये वाला बॉन्ड इस बोर्ड से बाहर बता रहा है, और यहां ये बॉन्ड इस बॉन्ड इस बोर्ड के अंदर बता रहा है। वेज माने कमिंग आउट, डैश माने कमिंग गोइंग इनसाइड। अब तुम्हें बताओ कितना गलत बात है, sp2 है तो ये लाइन ऐसा लिख ही नहीं सकते आप। इसको आपको अगर लिखना भी चाहिए था तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। आप यहां वेज और डैश नहीं बना सकते, आपको समझ होनी चाहिए, समझ होनी पड़ेगी। अब क्या समझ में आ रहा है आपको? ये वेज है, ये डैश है, नहीं लिख सकते इस तरह से, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना भी चाहिए तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है साइकिल में डबल बॉन्ड के अबाउट यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, और डबल बॉन्ड के अबाउट हम ट्रांस बना नहीं पाएंगे, इसको इधर लेके जा नहीं पाएंगे, हाई एंगल स्ट्रेंथ। अरे बताया तो था, 8 कार्बन से नीचे की साइकिल में डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, समझाया था ना अच्छे से। तो यानी कि सवाल, पहले तो ये सवाल ही गलत है, अगर सवाल को होना भी था तो ये होना चाहिए था, और ये GI शो नहीं करेगा, तो GI ही शो नहीं करेगा। ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर अगर 7 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो डबल बॉन्ड के अबाउट GI नहीं शो करेगा, पर ये तो sp3 है और ये तो sp3 कार्बन है,
यहां रोटेशन तो पूरे साइकिल में रेस्ट्रिक्टेड है, यहां साइकिल की वजह से बात होगी। तो यहां मिथाइल और एक H दोनों अलग अलग, यहां मिथाइल और एक H दोनों अलग अलग। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यहां मिथाइल वेज पे और यहां मिथाइल डैश पे। मतलब देखो ये जो साइकिल है इसमें यहां डबल बॉन्ड है, चलो वहां छोड़ो हटाओ, उसके अबाउट नहीं होगा, पर इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर यहां पर मिथाइल अप हाइड्रोजन डाउन और यहां पर मिथाइल डाउन और हाइड्रोजन अप। तो दोनों यहां मिथाइल अप और यहां मिथाइल डाउन, तो ये ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया आपका ट्रांस। समझिए क्वेश्चन को। चलिए बच्चे यहां आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये तो वही साइक्लोहेक्सीन है। अरे साइकिल के अबाउट तो ये जीआई शो करेगा नहीं, क्योंकि दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? क्या ये डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो यहां पर समझदार बनना। पहली बात बिल्कुल क्लियर है, ये जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। मेरी बात समझो जरा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन कुछ किताबों में आप पढ़िएगा ना तो इसको लिखा रहता है सिस साइक्लोहेक्सीन। अब ये थोड़ा एक ढंग से देखो तो मीनिंगलेस लगता है और सेंसलेस लगता है, और दूसरे एंगल से देखो तो लगता है कि इसका कुछ सेंस बनता है। मैं दोनों पहलुओं को आपको समझाता हूं। देखो जैसे अगर दो भाई हो तो ना मतलब बनता है ये बोलने का ये बड़े भाई और ये छोटे भाई। जब एक ही है तो क्या ये मतलब बनता है कि ये बड़ा है या छोटा है? ऐसा कुछ मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है। बड़ा छोटा का भाव कब आता है? जब दो हो। तो जब जीआई शो करता तब तो सिस और ट्रांस की बात होती। अरे बोलो। अब चूंकि यहां ट्रांस तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अब देखो मैं बोलते बोलते फिर लेकिन दूसरे लाइन पे जा रहा हूं, दूसरा सेंस। तो इसलिए पहली बात तो ये सिस का सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब ट्रांस है नहीं तो सिस क्यों बोल रहे हो। लेकिन दूसरा ये सेंस बनता है, किताब ये बताना चाहता है, बुक ये बताना चाहता है बच्चों कि जिसको आप सिस सोच सकते हो, जिसको आप सिस सोच सकते हो वो एग्जिस्ट करता है, और जिसको आप ट्रांस सोच सकते वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे सर? ये वाला एग्जिस्ट करता है और इसी का ट्रांस ये होता। देखो 6 नंबर का साइकिल डबल बॉन्ड, देखो ना बेटा वाई बनाओ, वाई एच एच, ये दोनों एच एक साइड हुए डबल बॉन्ड के, और यहां बनाओ 1 2 वाई बनाओ, ये एच और ये एच। तो ये होता क्या? ट्रांस होता। ये सिस होता, ये ट्रांस होता। समझो जरा। लेकिन चूंकि दुनिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या ट्रांस? तो अब इसी बात से मन कहता है कि जब ट्रांस है ही नहीं तो क्यों सिस बोले? क्यों सिस बोले? सही बात है, ये सोच सही है, सिस बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन एक एंगल पे ऐसा है कि हाँ भाई, कोई किसी ने कहा साइक्लोहेक्सीन कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं, तो एक लाइन में बोलेंगे तो पकड़ में आएगा। जिसको आप सिस सोचते ना वो वाला एग्जिस्ट करता है, और जिसको आप ट्रांस सोचते ना वो वाला एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से कहीं कहीं आपको सिस लिखा हुआ मिलेगा, वरना इसका सिस का कोई खास मतलब नहीं बनता, और ये जीआई तो शो नहीं करता। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई हो। यहां आते हैं बच्चों, 8 मेंबर का साइकिल है और ये डबल बॉन्ड है। आप जानते हैं 8 मेंबर की साइकिल में डबल बॉन्ड के अबाउट सिस भी होता है और ट्रांस भी होता है। 8 से कम मेंबर में डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता साइकिल में, लेकिन 8 मेंबर या उसके ऊपर से शो करता है ना बच्चे। तो ठीक है, अब ये सिस है या ट्रांस, तरीका तो यही है। डबल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड तो ये दूसरा बॉन्ड एच बनाओगे, एक बॉन्ड इधर तो दूसरा बॉन्ड वाई बनाने की आदत डालो। sp2 जहां हो वाई बनाने की आदत डालो। तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड में, क्या बोलोगे इसको? सिस। ठीक है ना? और कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिस लिख करके मैं काट रहा हूं, सिस का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन यहां सिस साइक्लोहेक्सिन लिख दे रहा हूं।
कंफ्यूज नहीं होना, सिस ट्रांस का कोई मतलब नहीं बनता, पर जिसको आप सिस कहते हैं ना, सिस साइक्लोहेक्सीन, उससे इसकी फीलिंग आ जाती है, इस वजह से चल सकता है। लेकिन सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, वो जीआई शो नहीं करेगा। यहां आते सर ये क्या है सर, ये कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, क्या है ये? अब देखो जरा कार्बन गिनो बेटा, कार्बन गिनो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, और साइकिल में है और डबल बॉन्ड है 8 कार्बन का, तो सर ये साइक्लोऑक्टीन हुआ। तो ये भी तो साइक्लोऑक्टीन था, ये भी तो साइक्लोऑक्टीन था दोस्तों, लेकिन यहां दोनों हाइड्रोजन एक साइड थे। अब यहां बनाओ, वाई बनाओगे आपको अपने खुद दिखेगा। 1 2 हाइड्रोजन किधर होगा बेटा बताओ? इधर होगा। आदत डालिए, सीखिए अच्छी चीज। अच्छा बताओ यहां क्या होगा? 1 2, तो ये हाइड्रोजन इधर होगा, तो डबल बॉन्ड के दोनों अपोजिट साइड में है कि नहीं? तो ये ट्रांस है। अगर सवाल में बना के दे दे ये और ये क्या रिलेशन है, तो ये सिस है, वो ट्रांस है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। अरे भाई मान लो होता है ना, ये बड़ा भाई है, वो छोटा भाई है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? भाई भाई का। ये सिस है, वो ट्रांस है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 12 नंबर आपको समझाया था, क्वेश्चन भी दिखाया था। 3 ऐसे बेंजीन रिंग होते हैं, तो क्राउडिंग की वजह से पहला रिंग और तीसरा रिंग, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप है, एक प्लेन में आ जाता है। अरे बोलो, तो जीआई शो करेगा। अब देखो बीआर और ये वाला बीआर, ये नहीं, ये वाला पहला तीसरा एक प्लेन में हुआ है, एक साइड में है। अरे भैया ऐसे है, बीआर बीआर एक साइड में है, और ये आई और ये आई ये एक साइड में है, तो क्या हो गया? ये सिस हो गया। सर आप बीच वाला रिंग को क्यों नहीं देख रहे हो? अरे पहले के रेस्पेक्ट में दूसरा परपेंडिकुलर और दूसरे के रेस्पेक्ट में तीसरा परपेंडिकुलर, तो पहला और तीसरा ने एक प्लेन में है, दूसरे से क्या लेना, दूसरा तो परपेंडिकुलर है। अच्छा अब वैसे ही इसको देखें, बीआर बीआर अपोजिट हो गया, और ये आई और ये आई अपोजिट है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएंगे। मिटा दें? चलिए आजकल आप लोग के डाउट्स नहीं आते भाई, अच्छी बात नहीं है। आपको हाफ एन आवर का मैंने विंडो दे रखा है, क्लास ख़त्म होने के बाद आधे घंटे के बाद आप हाफ एन आवर के लिए डाउट पूछ सकते हैं। इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते। चलिए दोस्त, थोड़ी और बात करेंगे सिस ट्रांस पर, थोड़ा और। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदलते हैं, ठीक ना? इस बार स्टैब्लिश आइसोमेरिक रिलेशनशिप।
अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, बताओ भाई क्या ये बड़ा भाई है या क्या ये छोटा भाई है। अब तुमसे पूछ रहे हैं क्या ये भाई भाई है। समझो जरा कैसे आइसोमर से वो रिलेशन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मान लो बेटा ये एक सवाल है, ठीक है। और ये एक सवाल, ठीक है। पहले इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताओ। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताओ। एकदम माइंड को एक्टिव रखो, ठीक है ना। पढ़ने का काम मेहनत का काम है, ये तमाशा नहीं है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को सोचो और गेट रेडी फॉर आंसर। अपनी कॉपी पे आंसर लिखो, फिर यहां डिस्कशन से देखो कि तुम्हारी सोच सही है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। चलो बच्चे बोलो क्या रिलेशन है इन दोनों में। रिलेशन क्या है सर? ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। ऐसा क्यों सर आप बताइए ना सर। मान लीजिए ऐसे सवाल होता है, ये डबल बॉन्ड यहां लिखिए या ये डबल बॉन्ड यहां लिखिए या ये डबल बॉन्ड यहां लिखिए, सब चीज तो सेम ही है ना सर। ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। चर्चा करेंगे, हम कुछ चर्चा करेंगे, फिर से 1 मिनट बाद फिर लौटेंगे पर चर्चा करेंगे। आंसर ऐसे आपका सही है अगर आइडेंटिकल आपने बोला। सर बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये था वैसे ही ये भी आइडेंटिकल हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड इस पूरे साइकिल में ये था और ये डबल बॉन्ड ये है। अब इस बार आप गलत हैं, इस बार आप गलत हैं। कैसे? अब एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं। देखो भाई ये डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। यहां डबल बॉन्ड के अबाउट sp2 है, y बनाओ 1 2 3, ये हाइड्रोजन यहां 1 2 3, ये हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक साइड हो गया तो ये सिस है। बोलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3, 1 2 3 बनाओ, y बनाओ ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड हो गया तो ये भी सिस है। अरे ये भी सिस ये भी सिस, दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, आइडेंटिकल। यहां आ जाओ मेरे बच्चे, ये एक H यहां एक H यहां, डबल बॉन्ड की एक ही साइड दोनों H है, क्या हो गया? ये सिस। यहां sp2 बनाओ भाई, जो लिखा हुआ 1 2 y बनाने आता है ना, H यहां। और ये बताओ 1 2 इसका हाइड्रोजन नीचे होगा तो ये देखो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हो गया तो ये क्या हो गया? ट्रांस। बताओ बताओ, ट्रांस। तो ये सिस और ये ट्रांस, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। जहां ये दोनों आइडेंटिकल है वहां ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या समझ में आ रहा है आपको? आ तो रहा है सर। चलो ये तो ऐसे ही बताया था, इसको मिटाते हैं। अब फिर आपको मौका देंगे, यहां पे गलती नहीं करना, अच्छे से सोचना, गलती बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चे? चलो ये बताओ क्या रिलेशन है, आपको बताना है, ठीक है ना।
बताओ इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? क्या बच्चे बोलो? पहली बात, क्या ये सिस है? हाँ सर है। 1 2 तो यहां हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 तो यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड, ये सिस है। समझना अच्छे से, कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। यहां आ जाओ बच्चे, यहां आ जाओ। 1 2 तो ये रहा हाइड्रोजन यहां, 1 2 तो ये रहा हाइड्रोजन यहां। सर ये ट्रांस है, तो ये सिस और ये ट्रांस, जीआई हो गया। क्या हो गया? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बोलो कोई दिक्कत? और ये भाई गलत है, गलत है। क्या गलत है सर? सिस है, ट्रांस है, ज्योमेट्रिकल है ना। अच्छा एक बात बताओ, सिस ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल ही होते हैं सर, क्या गलत है इसमें? अच्छा ये बताओ, मैं अपने घर का छोटा भाई, तुम अपने घर के बड़े भाई, तो क्या हम दोनों भाई भाई? ऐसा होता है क्या? मैं अपने घर का छोटा भाई, मैं छोटा भाई हूं अपने घर का, तुम अपने घर के बड़े भाई हो, लेकिन हम दोनों भाई भाई नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको। ये सिस है, अच्छी बात। ये ट्रांस है, अच्छी बात। पर इस सिस का ये ट्रांस नहीं है, इस सिस का ट्रांस कोई और होगा, इस ट्रांस का सिस कोई और होगा। सर कुछ बात पकड़ में आई, कुछ और समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम क्वेश्चन पेपर आपको मिसगाइड करेगा ऐसे सवालों में। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन, जब भी कहीं फंसो ना तो कंसेप्ट्स पे जाया करो, बेसिक्स पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है पहले बताओ। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप होते हैं, पता है ना आपको? इसका क्या मतलब होता है? कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। याद करो, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्पेस में ओरिएंटेशन में अंतर, और अंतर की वजह रोटेशन का रेस्ट्रिक्टेड होना। याद आया? मोलेकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। और यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। डबल बॉन्ड के बगल वाले पे लगा है मिथाइल, और यहां डबल बॉन्ड के बगल के बगल के बगल वाले पे लगा है मिथाइल। स्ट्रक्चर में अंतर आ गया, तो जब स्ट्रक्चर में अंतर आ गया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं भाई, वो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे। तो स्टीरियो होंगे ही नहीं तो ज्योमेट्रिकल कहां से होंगे? पूरा धोखा खा गए। हमारी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अरे पानी था ही नहीं, वहां डूब गया। ये पानी कम कहां था? बात को समझो। ये सिस है, ये ट्रांस है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और स्ट्रक्चरल में 6 टाइप आपको बताया गया था। ये पोजिशनल आइसोमर्स है। डबल बॉन्ड के बगल वाले पे लगा है मिथाइल, और यहां डबल बॉन्ड के बगल के बगल के बगल पे लगा है, यानी कि पोजीशन में अंतर आया। देखो कितना शानदार ढंग से धोखा दिया गया। ये पोजिशनल आइसोमर्स है। क्या कुछ नहीं समझ में आया? कुछ पकड़ में आया या नहीं आया? आया? अच्छा दोस्त, अगर हम लोग ऐसा ले लें सवाल। अच्छा सर एक बात बताइए, रुकिए सर, ठीक है इतना तो बता दी, अच्छी बात है, लेकिन हमको एक चीज और जानना है। हमको एक चीज और जानना है। क्या जानना है? सर ये सिस है, ये ट्रांस है, ये बोल रहे सिस, इसका ट्रांस कोई और होगा, इस ट्रांस का सिस कोई और होगा। तो जरा बना के तो दिखाइए। सर आप अपने घर के छोटे भाई हैं, हम अपने घर के बड़े भाई हैं, भाई भाई का रिलेशन हम दोनों में नहीं हुआ, लेकिन आप छोटे हैं तो आपका कोई बड़ा तो होगा ना। वो बड़ा दिखाइए सर। इस सिस का ट्रांस दिखाइए जिसके साथ
ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे, तो उसके लिए काम करो, एक स्ट्रक्चर सेम रख लो, स्ट्रक्चर को चेंज मत होने दो, तभी होगा ना, तब स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में जाएगा। तो कैसे करें, देखो इसका हम बनाने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हम एक काम करेंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले पे मिथाइल लगाएंगे। अब देखो मेरे भाई, हमने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और यहां लगा दिया मिथाइल, हमारा काम हो गया। कैसे, ये सिस का सिस था, यहां देखो ये ट्रांस हो गया, और ट्रांस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पे मिथाइल, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पे मिथाइल, स्ट्रक्चर दोनों का सेम, और यहां डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में, डबल बॉन्ड ट्रांस फॉर्म में। तो ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो थोड़ा सा ये मेरे को बता दो तुम, अगर मैं कन्फर्मेशनल में बात किए थे कुछ, थोड़ा याद करना। बताओ कैसा रिलेशन है इन दोनों में? क्या ये सिस है? अरे क्या ये सिस है? सर ये सिस है सर। कैसे सिस है, बताओ सर। ये मिथाइल अप और हाइड्रोजन डाउन पे, ये मिथाइल अप हाइड्रोजन डाउन, अरे अप डाउन याद है ना, तो ये दोनों अप है, तो ये क्या हो गया, सिस। और यहां मिथाइल अप है, हाइड्रोजन डाउन, यहां मिथाइल डाउन, हाइड्रोजन अप, तो यानी कि ये अप है, ये डाउन है, तो इस वजह से ये ट्रांस हो गया। यहां ये अप था और ये अप था, तो ये सिस हो गया। तो ये ट्रांस और सिस, ये क्या, कैसे आइसोमर? फिर ज्योमेट्रिकल बोलेगा। अरे ज्योमेट्रिकल कब होगा भाई? कब होगा बोलो? जब स्ट्रक्चर सेम हो। क्या स्ट्रक्चर सेम है? कहां ये 1 पे लगा है मिथाइल, 2 पे नहीं, 3 पे लगा है। 1 और 3 पे मिथाइल लगा है, और कहां ये 1 और 2 पे लगा है। एक ही गलती बार बार मत करो, स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। ये बच्चे पोजिशनल आइसोमर्स हैं, पोजिशनल, ये पोजिशनल आइसोमर्स है। अच्छा, इसका हमको ज्योमेट्रिकल बनाना है, इसका हमको ट्रांस बनाना है, तो बना लो। स्ट्रक्चर सेम रख के बनाओगे ना, 1 3 पे है तो 1 3 पे, चलो ये 1 पे ऐसे रह गया अप, और ये 3 पे ऐसे रह गया, 1 और 3 पे रह गया। अब ये ट्रांस है, और ये दोनों जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कंसेप्ट सिंपल है, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, पढ़ाई की तरह लीजिएगा तो समझ में आएगा। आजकल ऑनलाइन तो सिनेमा टाइप हो गया है, कुछ देर देखे उसके बाद चैनल चेंज कर दिए। वैसे ज्ञान थोड़े होता है बच्चे, वैसे नहीं होता। ज्ञान के लिए लगातार अनवरत मेहनत करना पड़ता है। एनीवे, आपको समझ में आया होगा। चलो एक आध सवाल और लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो ये बताओ जरा, ये बताओ
चलो भाई, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, ठीक है। आपको 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है, और 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है। चलो, हमने अच्छे से सोचने के लिए एकदम सिंपल सवाल है, आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया, आप 30 सेकंड्स में करिए इसको। चलो देखा जाए 1 और 2। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, थोड़ा ध्यान से मेहनत करो। सर sp2 के कारण ये H यहाँ तो H यहाँ चलेगा, ये H यहाँ तो ये H यहाँ चलेगा। सर ये सिस है और ये ट्रांस है, इतना तो समझ में आ रहा है। और फिर इसको भी लिख ही लेते हैं, sp2 है तो ये हाइड्रोजन यहाँ होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ होगा, हाइड्रोजन एक साइड हो गया तो ये सिस है। पहले इतना काम तो कर। अब 1 और 2 के बीच में रिलेशन, भाई सिस ट्रांस है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया है। अब स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आया है बताओ। अब इसको थोड़ा जल्दी में लिखता हूं, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो C, फिर ऐसे सिंपल और लिख के C डबल बॉन्ड C, फिर O और O के बाद 2 C, ठीक है। और इसको लिखता हूं, इथाइल है तो 2 कार्बन लगा एक कार्बन से, और इस कार्बन के बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर C और यहां OC। सर 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 ये ईथर है, ये भी ईथर है, और ईथर एक पॉलीवैलेंट ग्रुप होता है। और यहां साफ साफ दिख रहा है कि एक क्रॉस चेंज हो रहा है, एक क्रॉस चेंज। ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, यहां ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन, इधर 4 कार्बन, इधर से 1 कार्बन उठ के इधर गया। अब तो बोल दो मेरे भाई क्या है ये? नहीं पढ़ते हो, पढ़ा करो। ये मेटामर्स हैं 1 और 2, एक क्रॉस चेंज हुआ है मेटामर्स में। मेटामर्स कब होते हैं? स्ट्रक्चर में बदलाव आए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक क्रॉस बदलाव आए, इधर से उधर जाना चाहिए। और ऐसा करने में फंक्शनल ग्रुप ना बदले, अगर फंक्शनल ग्रुप बदलेगा तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये 1 और 2 मेटामर्स, सिस है ट्रांस है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया मेटामर्स का। 1 और 3, चलो 3 को भी ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा फायदा होगा ऐसे तो, क्योंकि ये देखो ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। तो ज्योमेट्रिकल नहीं है तो थोड़ा अच्छे से लिखो, 2 कार्बन तोड़ के लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे। फिर C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद एक और C, और यहाँ OH, ये तीसरा वाला है। अब अगर थोड़े भी बुद्धिमान हो तो दिख रहा होगा कहाँ ये ईथर है और कहाँ ये अल्कोहल है, OH। तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। तो जब फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो 1 और 3 कैसे आइसोमर हो गए? 1 और 3 हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे भाई देखो तो सही, ये क्या है? ईथर है, और ये क्या है? CH2OH, OH अल्कोहल। तो अच्छा बताओ, फंक्शनल ग्रुप जो बदलता है, तो फंक्शनल ग्रुप के बदलाव पे जो
चेंज माना जाता है वो स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, और स्ट्रक्चर में जब तक चेंज होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होगा। याद रखो, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाने के लिए ये अति आवश्यक है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर में बदलाव आया वो कभी भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकता, यानी कि वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होगा। तुमको नहीं नजर आता यहाँ O के बाद 2 कार्बन है और यहाँ O के बाद H है, अंतर तुमको नहीं दिख रहा है क्या? ये अल्कोहल है और वो ईथर है, तो ये फंक्शनल ही तो होगा। 2 और 3 फिर से ईथर है, अल्कोहल है, फंक्शनल आइसोमर्स। पक्का? तो इसको समझाने के लिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है, इस तरह से लिखा। खैर चलो, काफी कुछ कर लिया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ने की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ये बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? क्या है? सिस है या ट्रांस है? सर क्या ये सिस है? नहीं सर, सिस कैसे रहेगा? कहाँ इस कार्बन पर Cl Br लगाए, वहां Fi लगाए, सिस है क्या? नहीं। क्या ये ट्रांस है? नहीं सर, ये ट्रांस भी नहीं है। क्या ये Gi शो करेगा? क्या ये Gi शो करेगा? क्या ये Gi शो करेगा? अरे सर ये तो Gi शो करेगा सर। कैसे? डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इस कॉर्नर पर ये दोनों डिफरेंट है, इस कॉर्नर पर ये दोनों डिफरेंट है, ये 2 वैलेंसी और ये 2 वैलेंसी एक प्लेन में है, तो इसका मतलब ये Gi शो करेगा। और ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया सर, ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया। हम लोग तो समझ रहे थे कि जो Gi शो करेगा वो या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। ये तो नजर आ रहा है न सिस है न ट्रांस है, फिर भी ये Gi शो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, ऐसा हो सकता है। तो इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखाइए। बना देते हैं यार। देखो इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का तरीका क्या है? एक जगह जैसा है वैसा रहने दो और दूसरी जगह अदला बदली कर दो। ये I और ये Br, सॉरी I और ये F, I और ये F, ये दोनों क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। सर 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 तो ना ये सिस है ना ये ट्रांस है और फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो जब नोमेनक्लेचर करेंगे नाम तो सेम आ जाएगा, लेकिन कंपाउंड तो दोनों अलग अलग है। यानी कि सिस ट्रांस के अलावा हमको कोई और भी सिस्टम डिराइव करना पड़ेगा कि जहां हम ना सिस बोल पा रहे हैं ना हम ट्रांस बोल पा रहे हैं, फिर भी दोनों में अंतर है, तो कुछ तो अलग नाम दिया जाए। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी कि हमको ये समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सेट जो होता है वो बड़ा है और सिस ट्रांस का जो सेट है वो उसका एक सबसेट हो गया। माने ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां सिस भी नहीं कह पाए, ट्रांस भी नहीं कह पाए, पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के लिए क्या प्रावधान किया जाए? यहीं से कहानी शुरू होती है बेटा EZ सिस्टम की। E और Z सिस्टम क्या है हम चर्चा करेंगे, अभी शुरू करेंगे। आप जरा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बोर्ड मिटाएंगे और हम यहां से आगे बढ़ेंगे। मिटाया जाए।
चलो शुरू करें। E, Z सिस्टम, यह आपको नॉमेनक्लेचर में लिखा हुआ मिलता है। तो क्या है EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? क्या है EZ? किसको बोलते हैं? देखो पहले कहानी, ई एक ग्रीक वर्ड एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, एंटीजन ग्रीक वर्ड है, और जेड एक ग्रीक वर्ड जुस्सा मन को रिप्रेजेंट करता है। ई जेड, ये एंटीजन और ये जुस्सा मन। एंटी 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 माने अपोजिट, कहीं ना कहीं ये वर्ड अपोजिट मीन करता है, और जुस्सा मन ये मीन करता है टुगेदर, साथ साथ। अब देखो मेरी बात समझो, पिछले सवाल को अगर पकड़ें, अब क्या सवाल था आप ध्यान नहीं, चलो मैं फिर से वैसा ही कुछ ले लेता हूं। Cl था, F था, ऐसे यहां Br था, I था, अलग अलग था, ठीक है। सिस ट्रांस में क्यों प्रॉब्लम हुई? सर कोई ग्रुप सेम ही नहीं था सर, क्या आप कैसे सिस ट्रांस डिसाइड करेंगे? चलो एक चीज तो डिसाइड कर सकते हो ना, कुछ नियम हम बताएंगे जो साइंटिस्ट लोग के द्वारा दिए हुए हैं। उस नियम के आधार पर, उन नियमों के आधार पर इन दोनों में कौन फर्स्ट कौन सेकंड ये डिसाइड कर सकते हैं। अरे भाई सपोज करो ना, सपोज करो 12th A एक सेक्शन है स्कूल में, 12th B एक सेक्शन है। 12th A में रमेश फर्स्ट आया, सेकंड आया सुरेश। 12th B में रवि फर्स्ट आया, और मान लीजिए सेकंड आया कोई भी समरेश, ठीक है। तो भाई ऐसा है, रमेश एक सेक्शन में फर्स्ट आया, उसी सेक्शन में सुरेश सेकंड आया, दूसरे सेक्शन में रवि फर्स्ट आया और समरेश सेकंड आया, मान लेते हैं। ये चारों अलग अलग है, लेकिन एक बात देखें, इस क्लास में, इस सेक्शन में कोई तो फर्स्ट आया। कौन भी आया, कौन आया मतलब नहीं, कोई तो आया ना फर्स्ट, और यहां भी कोई तो आया ना फर्स्ट। फर्स्ट एक साइड हो, अब यहां फर्स्ट एक साइड हो या फर्स्ट अपोजिट साइड हो, इस नियम के आधार पर ई और जेड डिफाइन होगा। नहीं समझ में आया? क्या उसके लिए ग्रुप्स का सेम होना अनिवार्य है? नहीं सर। अच्छा सर, ये दोनों ग्रुप तो कभी सेम नहीं होने चाहिए जीआई के लिए, तब तो जीआई ही शो नहीं करेगा। बात चलती थी यहां एक ग्रुप और वहां एक ग्रुप सेम हो तब, है। अब ग्रुप सेम नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नियमों के आधार पे इन दोनों में डिसाइड करो कौन फर्स्ट कौन सेकंड। उन नियमों के आधार पे यहां भी डिसाइड करो कौन फर्स्ट कौन सेकंड। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? और इसके बाद वो सुन लो, ई का मतलब होता है, ई का मतलब अपोजिट का मतलब टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड में हो और टुगेदर। ये जेड का मतलब क्या हो गया? टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। यहां ग्रुप के सेम होने की बात नहीं चल रही है या अपोजिट होने की बात नहीं चल रही है, यहां प्रायोरिटी के सेम होने या अपोजिट होने की बात चल रही है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, यहां 1 है,
और यहां 2, इन दोनों ग्रुप में ये 1 ये 2 अगर होता है, और इधर जो ग्रुप लगे हुए हैं इन दोनों में भी मान लो ये 1 और ये 2 हो गया, तो टॉप प्रायोरिटी अपोजिट साइड में आ गया, तो ये हो गया ई। समझ में आ रहा है क्या? और अगर टॉप प्रायोरिटी का केस कुछ ऐसा हो गया बच्चों, अब देखो टॉप प्रायोरिटी सेम साइड में आ गया, तो ये हो गया जेड। बात समझ में आ रहा है? अब ये अगर हमें प्रायोरिटी पता चल जाए तब तो ये काम बहुत आसान है। अरे 1 1 एक साइड तो जेड, 1 1 अपोजिट साइड तो ई। ज्यादा मुश्किल क्या है? ज्यादा मुश्किल क्या है? मुश्किल है कैसे पता किया जाए कौन 1 होगा और कौन 2 होगा। प्रायोरिटी पता करना का तरीका बताइए सर। बाकी प्रायोरिटी पता चल जाएगा तो इजेड तो तुरंत पता चल जाएगा। तो प्रायोरिटी कैसे पता चले, इसके लिए 3 साइंटिस्ट लोगों ने नियम मिला कर दिया। एक का नाम था, बड़ा अजीब नाम रहता है बाहर में भाई, कान, CHN कान। दूसरे का नाम इनगोल्ड था और तीसरे का नाम प्रीलॉग था। तो इसका पहला लेटर C, इसका पहला लेटर I और इसका पहला लेटर P मिला के एक चीज बना CIP सीक्वेंस रूल। CIP सीक्वेंस रूल, इसमें 5-6 पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, 5-6 नियम कानून पढ़ने पड़ेंगे, जिसके आधार पे 2 ग्रुप्स में कौन फर्स्ट और कौन सेकंड ये डिसाइड होगा, और उसके आधार पे फिर हमारा ई और जेड डिसाइड होगा। क्या कुछ बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CIP सीक्वेंस रूल। CIP सीक्वेंस रूल जरा स्क्रीनशॉट लो। मिटाऊं? चलो मिटा रहा हूं भाई, मिटाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं CIP सीक्वेंस रूल। ठीक है, पहला रूल कहता है दोस्तों, प्रायोरिटी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। प्रायोरिटी का आधार जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है। इस बात को समझाइए सर। जैसे समझो, देखो C है, यहां ये 2 ग्रुप लगा हुआ है, इधर एक ग्रुप लगा, इधर, इन्हीं दोनों में हमें तय करना है कौन 1 होगा कौन 2। ऐसा होता है। अब एक काम करना है, यहां से इन दोनों में डिसाइड करना है। तो मैं पहले मान लो A मिला, सपोज करो, और यहां A मिल गया, दोनों सेम है तो आगे जाएंगे। जब सेम होगा फर्क पता नहीं चलेगा, तब आगे जाके देखोगे। यहां मान लो यहां A है और यहां B है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अगर हमको प्रायोरिटी देना है, पहले A मिला फिर B, हम एग्जाम्पल तो लेंगे ही, पहले समझो। अब यहां अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
तो अंतर दिख रहा है, तो यही डिसाइड हो जाएगा इसी आधार पे कौन फर्स्ट कौन सेकंड। इसके आगे नहीं जाएंगे देखने। जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहां सी लगा है, यहां सी लगा है। अभी और आगे अब यहां आगे देखेंगे, क्योंकि यहां पर फैसला नहीं हुआ है अभी आगे कौन लगा है देखेंगे। लेकिन अगर यहां सी लगा है और यहां सी एल लगा है तो फिर इसके आगे हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। वो पहला पॉइंट जहां फर्क नजर आए निर्णय वही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात सेकेंड पॉइंट, प्रायोरिटी इज given on the basis of atomic number and not mass number। समझो जरा, अरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एटम का एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, तो प्रायोरिटी का आधार होता है एटॉमिक नंबर, ना कि मास नंबर। सर इसको समझा सकते हैं बिल्कुल। टॉप प्रायोरिटी, इसी पॉइंट में लिख रहा हूं मैं, टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू द एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर। टॉप प्रायोरिटी उस एटम को मिलेगी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। अब जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी है और यहां लगा है मान लो बेटा ऑक्सीजन और H, और यहां लगा है सल्फर और H। अब आप सबको पता है ऑक्सीजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सल्फर का है। तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रायोरिटी का आधार क्या होगा? एटॉमिक नंबर, ना कि मास नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा मत बोल देना, उसकी प्रायोरिटी टॉप, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ज्यादा तो प्रायोरिटी में 2 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी बोल रहा है। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा हायर, उसकी प्रायोरिटी टॉप। टॉप वर्ड बोलने से क्लियर होता है कि फर्स्ट रैंक। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, आपको पता है आइसोटोप्स के केस में, आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो केवल आइसोटोप्स के केस में प्रायोरिटी का आधार एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि मास नंबर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, प्रायोरिटी is decided on the basis of mass number। कैसे सर? अब जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी है, यहां हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर इसका 1 है और इसका 2 है। तो यहां पर चूंकि आइसोटोप्स, ऐसा नहीं कहीं और मत लगा देना, सब जगह एटॉमिक नंबर, मास नंबर कहाँ? सिर्फ आइसोटोप्स में। तो इसका 1 एटॉमिक मास नंबर है, इसका 2 मास नंबर है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो पहले इतना जो लिखाए हैं स्क्रीनशॉट लो। पहला बताए प्रायोरिटी का आधार क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा क्या है? प्रायोरिटी का आधार एटॉमिक नंबर, ना कि मास नंबर। वो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी टॉप होगी। आइसोटोप्स के केस में प्रायोरिटी डिसाइड होता है मास नंबर के आधार पर। चलेगा? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा रहा हूं।
ठीक है, 3 नियम हमने बताया आपको, 4 और बताएंगे। 4th रूल समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। 5th, 6th और 7th आज लिख लेंगे। जब अगली क्लास में हम इस इजेड को पता करने के लिए CIP सीक्वेंस लगा के फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो रूल समझ में आएगा, क्वेश्चन से वो रूल समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चौथा पॉइंट मैं समझा देता हूं, अच्छे समझ लीजिए। 5वां, 6ठा, 7वां हम लोग लिख लेंगे और आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास कल होगी और कल हम लोग इस पर शुरुआत करेंगे। प्रायोरिटी रूल है जो बच्चे अच्छे से पढ़ के आइएगा, जो भी पढ़ाया है पॉइंट्स, और इसके आधार पे हम लोग पता करेंगे कैसे ई होता है, कैसे जेड, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए 4th रूल पर आते हैं जरा पहले। 4th रूल, ठीक है। ऐसा है दोस्तों, पहले मैं ये नियम लिखता हूं। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम, मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम, समझिएगा जरा। सर ये क्या है मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम? अब जैसे देखो, समझो, जैसे मान लो, इसको समझाने का एग्जांपल हम इधर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। C डबल बॉन्ड C है, इस पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। एक लगा है C डबल बॉन्ड C और एक लगा है C पर F H D, ऐसे लगा है। अब बोलेगा कोई बच्चा हम तो फंस गए सर। कैसे फंस गए भाई? सर इस कार्बन पर हमको इन दोनों में पता करना है कौन 1 होगा कौन 2 होगा। तो बच्चा बोलेगा मैं तो फंस गया सर, कैसे? सर देखिए, ये कार्बन है पर दोनों कार्बन एक समान नहीं है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ये 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अरे बोलो सर, यहाँ एक और बॉन्ड होगा, 2 एक 3 और एक हाइड्रोजन अगर नहीं लिखे हैं तो 4। समझ में आ रहा है बात? तो अब कोई बच्चा कहेगा सर कहाँ ये सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, सारे सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कंपेयर करने के लिए चाहिए सर, तो यहाँ एक ग्रुप और 2 ग्रुप मिल रहा है और यहाँ कंपेयर करने के लिए 3 ग्रुप मिल रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या कि कैसे कंपेयर करोगे भाई जब ग्रुप की संख्या ही वैरी कर रही है? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखने से क्या होता है कि जो अटैच्ड बॉन्ड्स हैं उसके साथ और ग्रुप्स हैं उनकी संख्या घट जाएगी। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा? कंपेयर कर तो तब अच्छे से कर पाते सर जब यहां भी 3 अलग अलग ग्रुप होता इसके जैसा। अरे बोलो, तो कुछ वैसा करने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम हो या ट्रिपल बॉन्ड, तब ये प्रॉब्लम आएगा। अब क्या करना है? जैसे मान लो कहीं ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड है या कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, समझना बड़ा आसान होता है। ये ग्रुप जुड़ा हुआ है या ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करिएगा सर? तो तुमको क्या करना है, सुनो। जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो ये C डबल बॉन्ड था C, इसको फिर से वैसे ही लिखना है। आराम से चलते हैं ऐसे, ठीक है। और आपको इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। क्या करना है? मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में प्रायोरिटी पता करने के लिए नियम सिखा रहे हैं। इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ दिए सर? तोड़ दिए तो पहले अगर ध्यान से देखें तो 2 एक 3 और यहां एक हाइड्रोजन था 4, यहां 2 और क्या था 2 हाइड्रोजन था। इतना तो समझ में आता है ना जी? तो ठीक है, उसको तो लिखे रहो भाई, ये तो था। अब हमने पाई बॉन्ड को तोड़ा। ये पाई बॉन्ड जो था किसके बीच में लगा जुड़ा हुआ था? इस कार्बन और इस कार्बन। पाई बॉन्ड किसके बीच में जुड़ा हुआ था? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ था। तो जब पाई बॉन्ड आपने तोड़ा तो इस दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो आप उसको वैलेंसी को जस्टिफाई करोगे ना, तो हम एक एक नया वैलेंसी बना दिए। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? पाई बॉन्ड किसके बीच में था? इस कार्बन और इस कार्बन। तो उसको तोड़ा तो हमने एक और एक बॉन्ड यहां बना दिया। अच्छा ये बताओ, ये वाला कार्बन पाई बॉन्ड के जरिए किस एटम से जुड़ा था? कार्बन से। तो इसको तोड़ करके यहां कार्बन लिख दिया। अरे समझ में आ रहा है क्या? और ये वाला कार्बन इस पाई बॉन्ड के जरिए किससे जुड़ा था? इस कार्बन से। तो ये वाला कार्बन लिख दिया। हमको ऐसे सिस्टम को ऐसे बदल देना है। अरे सर सर सर, ऑर्गेनिक में कहीं भी ये काम कर देंगे क्या?
कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, सबको तोड़ ताड़ के बराबर कर दे क्या सर? अरे ये थोड़े ना बोल रहा हूं मैं, ये जो सीआईपी का नियम बताया जा रहा है, प्रायोरिटी बताया जा रहा है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ई और जेड या ऑप्टिकल में फिर यही सब नियम आएगा, आर और एस प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए होगा। ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको सिखा रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहीं भी हो उसको तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। पर्पस क्या है बेटा इन नियमों का? इन नियमों का पर्पस है कि अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम हो जहां हम पता नहीं कर पा रहे कि कौन 1 होगा कौन 2 होगा, किस काम के लिए? काम के लिए, ईजेड बताने के लिए, या ऑप्टिकल में आर या एस क्या होता है वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए सीआईपी सीक्वेंस रूल के तहत यह प्रावधान है। कहीं और मत लगा दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है सर? ये वाला करके देखें, एक बार करके देखें। बिल्कुल करते हैं। पहले बताओ 3 एक 4 बॉन्ड और यहां एक नहीं लिखा हुआ है तो कौन है? हाइड्रोजन। अब देखो बड़ा सिंपल है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या करोगे जरूरत पड़े तो? सर आप दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो इस कार्बन पर कितने बॉन्ड तोड़े आपने? 2। तो 2 तोड़े तो 2 बनाओगे ना जी। इसके कितने तोड़े? 2। तो 2 तोड़े तो 2 बनाओगे ना। सर कार्बन किससे जुड़ा था? कार्बन से। तो ये रहा कार्बन कार्बन, और ये कार्बन किससे जुड़ा था? इस कार्बन से। तो ये रहा कार्बन कार्बन। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सर किसी सवाल में अगर ऐसे रहा C डबल बॉन्ड OH, ये रहा, अब क्या करें सर? सुविधा के लिए इस नियम को लगाते हुए पहले तो इसको एक बार लिख लो। अब सर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। अब सर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। जब पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड तोड़ दिया, वैलेंसी फ्री हो गई। एक ये तो रहने देंगे ना, एक तो रहेगा ना। अच्छा कितने तोड़े हो? एक तोड़े हो, तो यहां एक और एक। लेकिन सावधान, कार्बन किससे जुड़ा हुआ था? तो जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था तो यहां लिखोगे ऑक्सीजन। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? और ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन। अरे समझ में आ रहा है? ऐसे चीज को तोड़ करके, ऐसे करने से आपको 4-4 ग्रुप हर जगह मिल जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो और प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारा ऐसा केस रहा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहा, बताओ बेटा इसको सुविधा के लिए कैसे तोड़ोगे? CN, वैलेंसी तो यहां 4 हो गया, यहां 3 चलेगा। अब देखो कार्बन के कितने पाई बॉन्ड थे? 2 हटाए आपने, ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड बना दिए। नाइट्रोजन के भी 2 हटाए, ऐसे ऐसे। लेकिन कार्बन किससे जुड़ा हुआ था? नाइट्रोजन से। तो हमने लिख दिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ था? तो हमने लिख दिया कार्बन कार्बन। समझ में आ रहा है? चलो तो एक आप फटाफट करना, बस 30 सेकंड का समय रहेगा। मान लो कहीं ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, चलो अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, चलो कर दो जरा, फटाफट करो। आपको मौका दिया गया करने का। क्या किया आपने? कैसे करेंगे इसको सर? देखिए इसके लिए पहले एक बार फिर से ऐसे बना लें। ऐसे कर लिए। अब पाई बॉन्ड मिटाते चलो। मान लो पहले ये पाई बॉन्ड मिटाया, ठीक है।
अच्छा पहले एक चीज़ और लिख लो, अच्छा रहेगा, ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जगह कम पड़ रहा है, यहाँ N यहाँ C। हाँ पहले एक चीज़ लिख लो, यहाँ 2 1 3 ये हाइड्रोजन था, 2 1 3 ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जहाँ था वहाँ लिख लोगे तो क्लियर रहेगा। ये सर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, वहाँ हाइड्रोजन नहीं था। चलेगा? अब देखो मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं थोड़ा मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो ये पाई बॉन्ड अगर हमने हटाया तो इन दोनों के बीच में वैलेंसी फ्री हुई। अरे बोलो, तो ये इस कार्बन से जुड़ा था कार्बन, और यहां भी कार्बन। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा यहां फ्री करें तो सर ये देखो ये पाई बॉन्ड फ्री किए तो इस कार्बन से वो कार्बन जुड़ा था और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, पक्का? और यहां आ जाए ये पाई बॉन्ड को तोड़े तो सर कार्बन से जुड़ा था नाइट्रोजन, तो यहां लिखोगे नाइट्रोजन। अरे समझ में आ रहा है क्या? और नाइट्रोजन किससे जुड़ा था? कार्बन से, तो यहां लिखोगे कार्बन। गड़बड़ किए? अरे भाई सिंपल सा है ना, कौन किससे जुड़ा हुआ था? जब तोड़ के लिख रहे हैं तो उसी जिससे जुड़ा हुआ था वही लिखेंगे। तो मेरा ख्याल है मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम में क्या करना है ये आपको समझ में आया हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाएंगे और 5 6 7 पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, समझेंगे हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन करने के साथ, क्योंकि वो ऐसे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए चलो 5 रोल नंबर लिख रहे हैं। क्या है क्या नहीं ये सब समझाया जाएगा। ठीक है, आर और एस तो ऑप्टिकल में आएगा, लिख दिया है ऐसे अभी। ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर क्लास है। आप ये CIP के सीक्वेंस अच्छे से पढ़ के आइएगा,
कल उसका ही यूज होगा काफ़ी देर तक और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये 4, 5, 6, 7 वी रूल भी क्लियर होना चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।